नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पंजाब में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर 5% किया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे वाले चीन के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। कोयला उत्पादन में जनवरी में 2020 की इसी अवधि की तुलना में 6% से अधिक की बढ़ोतरी। वित्त मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और सिक्किम के शहरी निकायों के लिए लगभग 1155 करोड़ की धनराशि जारी की। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा, आकाशवाणी का कोई केंद्र बंद नहीं किया गया है और न ही किसी का दर्जा कम किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.68% हुई। न्यूजीलैंड में भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीम के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में 61% से अधिक मतदान की खबर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले, जो कि लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। विशेष तौर पर महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। दूसरे चरण में 69 महिला उम्मीदवारों सहित 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया है। इस चरण में जो प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह, धर्म सिंह सैनी, वर्तमान मंत्री सुरेश खन्ना, बलदेव औलख, गुलाब देवी और बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन शामिल हैं। आज जिन 55 सीटों पर मतदान हुआ, पिछले विधानसभा चुनाव में उनमें से 38 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए लगभग 79% से अधिक मतदान हुआ। एक रिपोर्ट। 26 महिलाओं समेत 301 उम्मीदवारों का चुनावी भविष्य ईवीएम में सील हो गया। जिन राजनीतिक हस्तियों के किस्मत का फैसला होगा, उनमें प्रमुख हैं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर, विपक्षी दल के नेता दिगंबर कामत, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमित पालेकर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई और निर्दलीय उत्पल पारीकर। भारतीय जनता पार्टी पहली बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस पहली बार चुनाव मैदान में है। टीएमसी का गठबंधन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 40 उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में हैं। शिवसेना और एनसीपी के 23 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का इस बार फैसला होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी, गोवा से कृष्ण कुमार लाल। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तराखंड में 70 सीटों पर 59% से अधिक मतदान की खबर है। प्रदेश के करीब 81 लाख से अधिक मतदाताओं ने ईवीएम का बटन दबाकर 632 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हैं। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य पर अपनी मुहर लगाई। मतदान के लिए 11,697 बूथ बनाए गए थे। मतगणना 10 मार्च को होगी। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी एएस सौजन्या ने बताया कि मतदान के दौरान सभी केंद्रों पर कोविड नियमों का पालन किया गया। हमारा 102 विमेन मैनेज्ड बूथ, वो भी लेडीज भी वहां पे फर्स्ट टाइम प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीओ 1 पीओ 2 थे, वो भी खुश थे। और उसके बाद जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी जो बूथ दिया था, उनका भी मैसेजेस हमें आया था, क्योंकि उनका भी ये पहला एक्सपीरियंस था पूरा प्रोसेस खुद करने का। कोविड में पूरा जिलों में सभी ने थर्मल स्कैनर्स का, ग्लव्स का और मास्क का अरेंजमेंट किया था और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। घर घर जाकर जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद स्टार प्रचारक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जन रैलियों में जुटे हैं। वर्चुअल तरीके से मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला भी जारी है। उधर मणिपुर में भी चुनावी गतिविधियां तेज हो रही हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर के पीएपी मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसी सरकार की जरूरत है जो गंभीरता के साथ काम कर सके। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार पंजाब को तेजी से विकास के पथ पर ले जा सकती है। पंजाब में विकास का नया अध्याय शुरू होगा और इसका विश्वास पंजाब के एक एक व्यक्ति को, खास करके मेरे नौजवानों को मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। पंजाब में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पंजाब ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब वो इसके लिए और अधिक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल नवा पंजाब के संकल्प नवा पंजाब भाजपा दे नाल के नारे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा नवा पंजाब को अपनी विरासत के साथ विकास का लाभ भी मिलेगा। वो कर्ज से मुक्त और अवसरों से भरा होगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय के भाई बहनों को नए पंजाब में सम्मान और उचित हिस्सा दिया जाएगा और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में एक रैली में नोटबंदी, जीएसटी, भ्रष्टाचार, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शनों, ड्रग माफिया और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब में गरीबों, किसानों और छोटे उद्यमियों की सरकार होगी। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गहराई से वो गरीबी को समझते हैं। वो सरकार चलाएंगे तो अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। पंजाब के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की सरकार चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि पार्टी उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में एक रैली में श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और राज्य के गरीब लोगों के कल्याण के लिए बहुत काम किया गया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने केवल अपने विकास के लिए काम किया और पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार भी बहुत था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी जिले में कहा कि बुंदेलखंड ने वर्ष 2017 में भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन पार्टी ने क्षेत्र में विकास के लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के इम्फाल पहुंचने और पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करने के साथ ही चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। मणिपुर के 5 चुनावी जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आज भाजपा के 21 उम्मीदवारों ने चुनावी सभा का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रैलियों में भाग लिया। हिंगांग विधानसभा क्षेत्र में श्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मणिपुर में विकास किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस और भाजपा के बीच शासन में अंतर देखा है, इसलिए मतदाताओं से राज्य के विकास के लिए भाजपा के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। इस बीच कांग्रेस ने मणिपुर के लिए अपने प्रमुख प्रचारकों की घोषणा की है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और जयराम रमेश शामिल हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब चुनाव को राजनीतिक रंग देने की कथित कोशिश वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। श्री नकवी ने बताया कि उन्होंने आयोग से आग्रह किया है कि वो इसके लिए श्री सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करें। श्री नकवी ने यह भी बताया कि उन्होंने आयोग को यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मुस्लिम महिलाओं को मतदान करने से रोकने के प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी को खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। नई दर इस महीने की 12 तारीख से प्रभावी हो गई है। कृषि उपकर में कमी के बाद कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल के बीच आयात शुल्क का अंतर बढ़कर 8.25% हो गया है, जिससे घरेलू तेल शोधन उद्योग को कच्चे तेल का आयात करने में फायदा होगा। खाद्य तेलों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन ऑयल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क की मौजूदा मूल दर को इस साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि रिफाइंड पाम ऑयल पर 12.5% और रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी ऑयल पर 17.5% की आयात शुल्क दर भी 30 सितंबर तक लागू रहेगी। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप्स की सूची जारी की है। इनमें ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी एचडी, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर तथा बास बूस्टर, सेल्फ फोर्स एंड के लिए कैम कार्ड, आइसोलेंट 2, एशेज ऑफ टाइमलाइट, वीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट, एक्सराइवर, ओनमीओजी चेस, ओनमीओजी एरिना, एपलॉग और डुअल स्पेस लाइट ऐप शामिल हैं। इस सूची में सरकार द्वारा पहले ही प्रतिबंधित कर दिए गए ऐप्स भी शामिल हैं, जिन्हें नए नामों से रीब्रांड और रीलॉन्च किया गया था। कोयला उत्पादन में इस वर्ष जनवरी से 6.13% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस दौरान उत्पादन वर्ष 2020 के इसी अवधि के 75 मीट्रिक टन की तुलना में 79.6 मीट्रिक टन दर्ज किया गया। कोयला मंत्रालय से प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी के महीने में कोल इंडिया लिमिटेड ने 64.5 मीट्रिक टन उत्पादन कर 2.35% की वृद्धि हासिल की है। देश की कोयला उत्पादन करने वाली शीर्ष 35 खदानों में से 14 ने 100% से अधिक और अन्य 6 ने 80 से 100% अधिक उत्पादन किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और सिक्किम के शहरी निकायों के लिए 1,154 करोड़ 90 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की। 15वें वित्त आयोग की 2020-21 से 2025-26 की अवधि की रिपोर्ट में शहरी निकायों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की एक श्रेणी और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर और कस्बों की दूसरी श्रेणी बनाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रही। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पंजाब में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर 5% किया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे वाले चीन के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। कोयला उत्पादन में जनवरी में 2020 की इसी अवधि की तुलना में 6% से अधिक की बढ़ोतरी। वित्त मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और सिक्किम के शहरी निकायों के लिए लगभग 1155 करोड़ की धनराशि जारी की। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा, आकाशवाणी का कोई केंद्र बंद नहीं किया गया है और न ही किसी का दर्जा कम किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 173 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.68% हुई। और न्यूजीलैंड में भारत तथा न्यूजीलैंड की महिला टीम के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा है कि देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को न तो बंद किया जा रहा है और न ही उसका दर्जा कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। There is a lot of fake news, a lot of misinformation that is floating out there. No radio station is being closed. No radio station is being downgraded. And services are being reformed because technology has changed. Listening habits have changed. There are more avenues for listener. So we have to be efficient, we have to be relevant, and we have to be modern in the way we produce content. श्री वेम्पटि ने कहा कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आज एफएम रेनबो चैनल पर श्रोताओं से लाइव बातचीत में उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का उत्तरदायित्व समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति है और उसे क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने विभिन्न सामाजिक पहलों के संबंध में जागरूकता पैदा की है। खेल आयोजनों की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में श्री वेम्पटि ने कहा कि आकाशवाणी पर विभिन्न खेल आयोजनों के प्रसारण का प्रयास किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हैदराबाद के दूरदर्शन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोनों संगठनों के कामकाज और विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। श्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा की और परिसर के विभिन्न विभागों का दौरा किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आज शाम 7 बजे तक 173 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को 5 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 63 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। इस बीच संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.68% हुई। कल 34,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 92,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि मुद्रास्फीति पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक में लगातार गिरावट आ रही है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 12.96% दर्ज की गई। वर्ष 2021 नवंबर में मुद्रास्फीति की दर 14.87% दर्ज होने के बाद से इसमें गिरावट जारी है। दिसंबर महीने में ये 13.56% थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर काम कर रहे हैं और इस बारे में कोई भी फैसला मिलकर ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर ही नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पूरा तालमेल है। नई दिल्ली में बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की परंपरागत बैठक में सुश्री सीतारामन ने कहा कि एनडीए सरकार को एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले पर बहुत जल्द कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ये 2013 से पहले दिया गया कर्ज था और 2014 जनवरी से पहले ये ऋण एनपीए हो गया था। सुश्री सीतारामन ने ये भी कहा कि देश में बैंकों की कार्यप्रणाली में बहुत सुधार हुआ है। This is actually an account which became an NPA before 2014 January. In fact, November 2013 is when it was
declared an NPA. However, overall, in general, for any account and its, let us say, details and the element of fraud, letting down of banks almost takes 52 to 54 months to be fully, with all the intensive work that should happen. Actually, I should say, to the credit of the banks, they've taken lesser than what is normally an average time to detect these kind of frauds. कपड़ा मंत्रालय ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 तक थी, जिसे 14 फरवरी 2022 तक बढ़ाया गया था। आवेदक केवल ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के चलते आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लगभग 3% लुढ़क गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1747 अंक घटकर 56,406 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 532 अंक गिरकर 16,843 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 22 पैसे कमजोर रहा और रुपया डॉलर के मुकाबले 75 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। संस्कृति मंत्रालय कल से हैदराबाद में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। 2 दिन के शिखर सम्मेलन में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमारात और ब्रिटेन हिस्सा लेंगे। अब तक लगभग 2,300 लोगों ने पंजीकरण कराया है। सम्मेलन का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अकम्मा चेरियन को याद करते हैं, जिनका जन्म 14 फरवरी 1909 को त्रावणकोर में हुआ था। पेशे से वो शिक्षिका थीं, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। गांधी जी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी की उपाधि दी थी। अगस्त 1938 में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस ने एक प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसे त्रावणकोर के दीवान ने दबा दिया। बड़ी संख्या में लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और कई राष्ट्रवादी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अकम्मा चेरियन, जो उस समय केवल 29 वर्ष की थी, इस कठिन समय में एक साहसी नेत्री के रूप में उभरी। उन्होंने जेल में बंद नेताओं को रिहा करने और त्रावणकोर में एक जिम्मेदार सरकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए। देश भर के लोगों ने अकम्मा चेरियन के अदम्य साहस की सराहना की। अकम्मा ने एक महिला स्वयं सेवी सैन्य दल देश सेविका संघ का आयोजन किया। 24 दिसंबर 1939 को उन्होंने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। रिहाई के बाद वो त्रावणकोर कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वागत किया। अकम्मा को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो रुकी नहीं और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद अकम्मा त्रावणकोर से विधानसभा के लिए चुनी गईं। 1967 में अकम्मा ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन का सार प्रस्तुत करते हुए लिखा, शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया एक मंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल किरदार हैं।
लेकिन मेरे लिए ये जीवन एक लंबा संघर्ष है। रूढ़िवादी व्यवस्था, सामाजिक अन्याय और स्त्री पुरुष भेदभाव के खिलाफ। अकम्मा चेरियन ने 5 मई 1982 को अपनी मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। जगातील शास्त्रज्ञ आणि काही भारतीय शास्त्रज्ञ असं म्हणत असतात की या 21व्या शतकामध्ये अन्नधान्य आणि पाण्याची टंचाई यांची तीव्रता या देशाला जाणवेल आणि या शतकाच्या अखेरीला कित्येक लोक भूक बळी पडलेले असतील, पडत राहतील आणि पाण्याच्या शिवाय माणसं तडफडतील। हम राष्ट्रवादी मोहन धारिया को भी आज याद करते हैं, जिनका जन्म 14 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। धारिया 16 साल की छोटी सी उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। 1942 में मोहन धारिया और उनके साथियों ने सशस्त्र हमले के साथ रायगढ़ के महाड़ की तहसील कचहरी पर कब्जा करने की कोशिश की। छापेमारी के दौरान एक सरकारी अधिकारी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद मोहन धारिया भूमिगत हो गए, लेकिन अंततः पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। सजा पूरी करने के बाद उन्होंने जंजीरा रियासत को सिद्दी शासकों से मुक्त करने के लिए लोक सेना संगठन की स्थापना की। आजादी के बाद मोहन धारिया राजनीति में शामिल हो गए और कई बार संसद के लिए चुने गए। वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। आकाशवाणी इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता है। हम राष्ट्रवादी श्यामा चरण शुक्ल को भी याद करते हैं, जिनका निधन 14 फरवरी 2007 को हुआ था। श्यामा चरण स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थे और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजादी के बाद श्यामा चरण राजनीति में आ गए। उन्होंने 1967 में राज्य के सिंचाई मंत्री और 1969, 1975 और 1989 में मुख्यमंत्री का पद संभाला। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। देश पुलवामा हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को आज याद कर रहा है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन हुए इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को याद किया। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की हमारे वीर शहीदों की तीसरी बरसी है। मैं भारत मां के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सर झुकाता हूं। महिला क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कल क्वींसटाउन के ओवल में खेला जाएगा। इस मैच में पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से हरा दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पंजाब में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर 5% किया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे वाले चीन के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। वित्त मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और सिक्किम के शहरी निकायों के लिए लगभग 1155 करोड़ की धनराशि जारी की। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा, आकाशवाणी का कोई भी केंद्र बंद नहीं किया गया है और न ही किसी का दर्जा कम किया गया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।